हाँ जी क्लास। तो हमने लास्ट क्लास में हेस लॉ शुरू किया था, हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। और ये लॉ हमने पढ़ा था, ठीक है, जो हमें क्या कहता है कि आप किसी भी प्रोसेस को सिंगल स्टेप में करो या मल्टी स्टेप के अंदर करो, इंथैल्पी चेंज जो होता है वो क्या होता है, सेम। हमने उसके ऊपर बेस्ड ये वाला एक क्वेश्चन भी किया था न्यूमेरिकल, जिसका आंसर 48.5 किलो जूल आया था। आज हम ये वाला न्यूमेरिकल दो करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये वाला न्यूमेरिकल करेंगे जो एक्सरसाइज का 14th क्वेश्चन है। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत सारे बच्चों के स्कूल्स में पूछा जाता है। क्या कहता है क्वेश्चन, जरा सुनिए ध्यान से। कहता है कैलकुलेट स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेनॉल। मतलब आपको निकालना क्या है, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, जिसको हम ऐसे लिखते हैं बेटा, किसका निकालना है, मीथेनॉल का निकालना है। और मीथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3OCH। ये हमको वैल्यू निकालनी है। या फिर इसका मतलब क्या है, मीथेनॉल बनना चाहिए CH3OH लिक्विड में बनना चाहिए। अगर मीथेनॉल बेटा बनना चाहिए स्टैंडर्ड अमाउंट कितना बेटा, 1 मोल, तो मीथेनॉल बनाने के लिए आपको कौन कौन से एलिमेंट चाहिए, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन चाहिए। कार्बन नेचर में सॉलिड फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है। और कौन सा एलिमेंट चाहिए, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन नेचर में ऑक्सीजन गैस की फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है। और क्या चाहिए, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। नेचर में हाइड्रोजन गैस की फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करती है। अब आप इनको बैलेंस कर दीजिए। कार्बन एक है, ऑक्सीजन एक एटम है, यहां पे 2 है, तो आप क्या कर दीजिए, इसका हाफ। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 1 4, यहां पे क्या कर दीजिए, 2। आपको ये वाली इक्वेशन चाहिए। कहते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, ये 3 इक्वेशंस आपको गिवन है। अब इनमें से किसी को क्या करना है, कैसे करना है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, रिवर्स, सबट्रैक्ट, आपको ये वाला फाइनल आंसर चाहिए इन 3 इक्वेशन से। अब देखो, पहली इक्वेशन के अंदर मीथेनॉल को आप मीथेनॉल को आप O2 के साथ हीट करके CO2 एंड पानी दे रहे हैं, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ये दे रखा है। दूसरी इक्वेशन में कार्बन को आप ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके CO2 बना रहे हैं, इंथैल्पी ऑफ कंबशन दे रखा है। हाइड्रोजन को आप ऑक्सीजन में बर्न कर रहे हैं, वाटर है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है। तो ये वाली इक्वेशन हमको चाहिए ऊपर की इक्वेशन से। तो सबसे पहले मुझे बताओ, फर्स्ट इक्वेशन को हमें क्या करना चाहिए। फर्स्ट इक्वेशन से हमें कौन सी चीज मिल सकती है हमारे नीड के हिसाब से। या फिर आप इसको ऐसे देखो, अगर आपके पास इस सवाल का जवाब नहीं है, इस इक्वेशन में आपको क्या चाहिए, कार्बन। 1 2 3 ऐसी कौन सी इक्वेशन है जो कार्बन के बारे में बात करती है, सेकंड इक्वेशन। सेकंड। सेकेंड इक्वेशन। क्या करूं इसको, किससे मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, क्या है, उतना ही रहने देना। उतना ही रहने देना है, क्योंकि यहां पे कार्बन 1 है, कार्बन यहां पे भी 1 है, तो मैंने क्या कर दिया, इसको इंटू 1। तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, कार्बन सॉलिड प्लस ऑक्सीजन गैस,
क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और इस रिएक्शन का इंथैल्पी चेंज कितना आ जाएगा, -393 किलो जूल। नेक्स्ट मुझे चाहिए क्या, हाइड्रोजन गैस। ऐसी कौन सी इक्वेशन है 1, 2 और 3 में जिसके अंदर हाइड्रोजन गैस आ रही है और सेम साइड पे? सेकंड, Third. थर्ड, थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन। क्या करूं बेटा थर्ड इक्वेशन का? Multiplied by 2. से मल्टीप्लाई, क्यों भाई? क्योंकि इस वाली रिक्वायर्ड इक्वेशन में भी 2 है। वेरी गुड। हमें नीड कितना है 2H2 का, लेकिन यहाँ पे कितना है H2, इसलिए मुझे इसको 2 से क्या करना पड़ रहा है, मल्टीप्लाई। तो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा ये आ जाएगी 2H2 गैस, साथ में ये आ जाएगा O2 गैस, और ये क्या दे देगा 2H2O गैस। इंथैल्पी चेंज कितना आ जाएगा, 12, 6, 7 and 1, 572 माइनस। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, मीथेनॉल। ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसमें मीथेनॉल आ रहा है? फर्स्ट, फर्स्ट। सेम साइड पे आ रहा है कि ऑपोजिट साइड पे आ रहा है? ऑपोजिट। सेम अमाउंट आ रहा है जितना चाहिए, यस सर। तो हम इसको क्या कर देंगे, रिवर्स। जब हमने इसको रिवर्स किया तो ये आ जाएगा CO2 गैस, साथ में आ जाएगा 2H2O, जो क्या दे देगा CH3OH लिक्विड, साथ में क्या दे देगा 3/2 O2 गैस। जब आप इस रिएक्शन को रिवर्स करेंगे तो इसके लिए इंथैल्पी चेंज की वैल्यू भी रिवर्स हो जाएगी और वो आ जाएगा 726 किलो जूल। अब आप इन तीनों रिएक्शंस को ऐड कर देंगे CO2 से। एक मिनट में कलर चेंज कर लेता हूं बेटा। CO2 से CO2 कैंसिल हो गया, 2H2O से 2H2O कैंसिल हो गया, ये 2O2 है, ये 3/2 O2 है, तो 2O2 माइनस 3/2 O2, तो आपके पास क्या आ गया, कार्बन सॉलिड प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस ये क्या आ गया बेटा, हाफ O2 गैस, जो आपको क्या दे देगा, मीथेनॉल। ये आ गई बेटा हमारी गिवन इक्वेशन जो हमें चाहिए था, और इन सबको सॉल्व करके आप डेल्टा एच निकाल लोगे। मेरे हिसाब से ये माइनस में आएगा, जो आएगा वो आप मुझे कैलकुलेट करके बताएंगे। तो कॉपी कर लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा। तो सॉल्व करके इसका आंसर कितना आ रहा है, -239 किलो जूल। सबका यही आंसर आया बच्चों? Yes, sir. क्या मैं इस स्लाइड को हटा दूं? यस सर। ठीक है, मैं हटा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज का 15th क्वेश्चन। वेरी नाइस क्वेश्चन, ये थोड़ा सा बड़ा है इससे। कहता है कैलकुलेट इंथैल्पी चेंज फॉर दिस प्रोसेस। जरा ध्यान से देखिएगा कि हमको क्या दे रखा है, Cl4 गैस दे रखा है, इसको कार्बन गैस में कन्वर्ट करना है, प्लस 4Cl एटम गैस में कन्वर्ट करना है। ये रिएक्शन के लिए
मुझे इंथैल्पी चेंज निकालनी है। कहते हैं एंड बॉन्ड इंथैल्पी C बॉन्ड Cl की इन CCl4। और क्या निकालना है? बॉन्ड इंथैल्पी C बॉन्ड Cl की। ये दो चीजें निकालनी है। अच्छा, क्या क्या दे रखा है जरा वो देखते हैं बेटा। कहते हैं वेपराइजेशन ऑफ CCl4 30.5 किलो जूल। क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है व्हाट डू यू मीन बाय वेपराइजेशन? क्या होता है वेपराइजेशन? सर वेपर में कन्वर्ट हो जाना। बेटा वेपर में प्रोसेस किसको कन्वर्ट किया जाता है? तो वाटर को बेटा यहाँ पे तो वाटर है ही नहीं। वेरी गुड। वेपर में किसको कन्वर्ट किया जाता है बेटा? लिक्विड के अंदर। वो पता है क्या कह रहे हैं इस पहली रिएक्शन के नाम से? वो कह रहे हैं CCl4 है जो लिक्विड में है, उसको आप कन्वर्ट कर रहे हैं CCl4 किसके अंदर? गैस में। इसे कहते हैं वेपराइजेशन। बेटा इस प्रोसेस की इंथैल्पी चेंज वो बेटा कितनी बता रहे हैं? 30.5 किलो जूल। ध्यान से सुनना मेरी बातों को बेटा। इसका मतलब क्या है? इंथैल्पी चेंज फॉर्मेशन CCl4 का। इसका मतलब क्या होता है बेटा? सर कि जब CCl4 फॉर्म हुआ तो वेरी कितनी गुड। एनर्जी जब रिलीज हुई? CCl4 फॉर्म हुआ। अच्छा, स्टैंडर्ड है बेटा। तो CCl4 फॉर्म होना चाहिए। क्या मुझे कोई बता सकता है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करता है? ये गैस है, लिक्विड है कि सॉलिड है? सर लिक्विड। आपको मैं सपोर्ट करता हूं बेटा, ये लैब के अंदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की फॉर्म के अंदर काम आता है। सर लिक्विड। वेरी गुड। जितने भी सॉल्वेंट होते हैं बेटा वो लिक्विड की फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। आपको CCl4 बनाना है। अगर आपको CCl4 बनाना है तो बेटा आपको CCl4 बनाने के कौन कौन से एलिमेंट चाहिए? कार्बन और क्लोरीन। वेरी गुड बेटा। क्या चाहिए? कार्बन। नेचर में कार्बन किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है बेटा? सॉलिड में। और क्या चाहिए बच्चे आपको? सर क्लोरीन। क्लोरीन। तो क्लोरीन कैसे एग्जिस्ट करती है? क्लोरीन गैस। अब क्या मुझे कोई बता सकता है कि ये रिएक्शन बैलेंस्ड है कि नहीं है? नो सर। तो नहीं क्या करें बैलेंस करने के लिए? 2 लगा देंगे Cl के सामने। वेरी गुड। Cl के सामने हमने 2 लगा दिया। इस रिएक्शन में बेटा जो इंथैल्पी चेंज है फॉर्मेशन का, बेटा वो वाली वैल्यू पता कितनी दे रखी है? -135.5 किलो जूल। ठीक है। दूसरा क्या दे रखा है? इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ कार्बन। मतलब कार्बन किस स्टेट में होता है? सॉलिड स्टेट में। उसको आप किस में कन्वर्ट कर रहे हो? एटम की फॉर्म के अंदर। इसका मतलब बेटा हम क्या लिखेंगे? गैस। इस इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन की वैल्यू बेटा कितनी दे रखी है? 715 किलो जूल। और आखिरी बेटा क्या दे रखा है? इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ क्लोरीन।
व्हाट डज दिस मीन? बेटा क्लोरीन मॉलिक्यूल होता है गैस की स्टेट के अंदर, आप उसको एनर्जी देके उसके बॉन्ड तोड़ देते हो और उसको गैस में ले आते हो। इसको भी आप एटमाइजेशन कहते हैं, जिसकी वैल्यू कितनी है? 242। अब आप खुद देख लो ना, बॉन्ड तोड़ने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ती है, इसलिए ये वैल्यूज पॉजिटिव है। तो जो वैल्यू पॉजिटिव है वो एनर्जी आप दे रहे हैं, और जो वैल्यू नेगेटिव है वो एनर्जी आपको मिल रही है। बेटा इन चारों इक्वेशन से मुझे ग्रीन वाली इक्वेशन बनानी है ऊपर। तो ये जो रेड में दे रखे हैं बेटा, दे ऑल आर गिवन एंड आई नीड ग्रीन इक्वेशन फ्रॉम दिस। तो सॉल्व करो, कैसे बनाएंगे। दूसरा पार्ट बॉन्ड एंथैल्पी का वो मैं आपको खुद बताऊंगा। तो देखो, चेक करते हैं क्या क्या कॉन्सेप्ट है यहां पे। ये वाली मुझे रिएक्शन चाहिए, मुझे चाहिए CCl4 किस फॉर्म के अंदर? गैस फॉर्म के अंदर। 1 2 3 4, किस केस में CCl4 गैस की फॉर्म के अंदर आ रहा है? फर्स्ट में। तो इस फर्स्ट रिएक्शन को मुझे क्या करना पड़ेगा? रिवर्स। तो जब मैं इसको रिवर्स करता हूं तो CCl4 गैस मुझे क्या दे देगा? CCl4 लिक्विड, और इसका इंथैल्पी चेंज कितना आ जाएगा? -30.5 किलो जूल। अब मुझे चाहिए कार्बन गैस की फॉर्म के अंदर। ऐसी कौन सी इक्वेशन है जहां पे कार्बन गैस की फॉर्म के अंदर आ रहा है? थर्ड। इसको भी मुझे क्या करना पड़ेगा? रिवर्स। अगर मैं रिवर्स नहीं, इसको सेम ही करना पड़ेगा, इसको इनटू 1 करना पड़ेगा। तो ये क्या आ जाएगा? कार्बन सॉलिड क्या देगा? कार्बन गैस, ठीक है। और इंथैल्पी चेंज हमारा क्या आ जाएगा इसके अंदर? 715 किलो जूल। अब मुझे क्या चाहिए? ध्यान से देखो, 4Cl गैस ये कहां पे आ रहा है? सर 2Cl है फोर्थ में। इक्वेशन नंबर सर फोर्थ। 4। इसको किससे करना पड़ेगा मल्टीप्लाई? 2 से, ताकि वो 4 हो जाए। तो ये क्या आ गया बेटा? 2Cl2 gives 4Cl गैस, और इंथैल्पी चेंज कितना आ जाएगा? 484 किलो जूल। अब आप इन तीनों को क्या कर दो? ऐड, और चेक करो कि क्या क्या कट रहा है, और जवाब आता है कुछ भी नहीं कट रहा, क्योंकि CCl4 गैस की फॉर्म के अंदर ऑपोजिट साइड पे नहीं है, CCl4 लिक्विड की फॉर्म के अंदर ऑपोजिट साइड पे नहीं है, कुछ भी डिटेक्ट नहीं हो रहा। तो अब मैं क्या करूं? सर हमें वो वाली भी तो चाहिए होगी। वेरी गुड। हमें कौन सी इक्वेशन चाहिए? सेकंड इक्वेशन। और इस सेकंड इक्वेशन को मैं बेटा क्या कर दूंगा? रिवर्स। तो ये आ जाएगा CCl4 लिक्विड, जो हमें क्या दे देगा? कार्बन सॉलिड प्लस 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन गैस, और इसके लिए इंथैल्पी चेंज कितना आ जाएगा? +1। ओ, +135.5 किलो जूल। अब आप देखो इसमें से क्या क्या चीजें कैंसल आउट हो जाती हैं और क्या हमारे पास बचता है।
ये देखो CCl4 कैंसल हो गया CCl4 लिक्विड से, कार्बन सॉलिड कैंसल हो गया कार्बन सॉलिड से, 2Cl2 गैस कैंसल हो गया 2Cl2 गैस से। आपके पास क्या बच गया? सिर्फ अकेला ये CCl4 गैस, और आपके पास क्या बच गया? ये और ये, कार्बन गैस प्लस 4Cl गैस। तो बच्चों जरा बताओ एंथैल्पी चेंज कितना आया सॉल्व करके? सर 1304 kJ। ये आया पॉजिटिव में 1304 किलो जूल। अब आपके पास क्या आया है वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में जाके आपको बताता हूं। ये देखो आपके पास ये इक्वेशन आई है, CCl4 गैस जो क्या देगा? कार्बन गैस, साथ में दे रहा है 4Cl गैस, और इसके लिए इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आ गया 1304 किलो जूल। आपको अभी बॉन्ड इंथैल्पी निकालनी है। अब जरा ये देखो इस वाले मॉलिक्यूल को, CCl4 के अंदर 4 बॉन्ड होते हैं कार्बन और क्लोरीन के। इन सबको आप ब्रेक कर दोगे तो आपको कार्बन गैस और 4Cl क्या मिलते हैं? गैस के फॉर्म के अंदर। ये भी ब्रेक कर दो, ये भी ब्रेक कर दो, ये भी ब्रेक कर दो, ये भी ब्रेक कर दो। तो बॉन्ड इंथैल्पी C बॉन्ड Cl की कैसे निकालेंगे? रिएक्शन की इंथैल्पी डिवाइडेड बाय 4। ये रही वो वैल्यू 1304 डिवाइडेड बाय 4। तो 3 जा कितना हो गया? 12, 2 जा कितना हो गया? 10 किलो जूल। ये आ जाएगी बॉन्ड एंथैल्पी C बॉन्ड Cl की। आया समझ में? क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि बॉन्ड एंथैल्पी भी निकालनी है और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी निकालनी है। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन तो हमने यहां पे निकाल लिया, ठीक है, और उस एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में हमने एक्चुअली में बॉन्ड्स तोड़े हैं। इस एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में हमने क्या किए हैं? बॉन्ड्स ब्रेक किए हैं। In this reaction, we have broken all the bonds. ठीक है, तो आप पहले वो कॉपी कर लो पीछे वाला, जिसने कॉपी नहीं किया है, उसके बाद फिर हम आगे वाला पार्ट जो है वो आपको कॉपी करा देते हैं। पर ये क्वेश्चन सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये मैं हटा रहा हूं और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो हमने यहाँ पे अब करना है, वो है बॉर्न हेबर साइकिल। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, और इस पे भी कॉन्सेप्ट जो है न्यूमेरिकल जो है वो आ सकते हैं, पर इसका एक्सप्लेनेशन कैसे है जरा ये देखना। कहते हैं किसी भी कंपाउंड की लैटिस एंथैल्पी निकालना इम्पॉसिबल है डायरेक्टली अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं। ऐसा कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं बना जो हमको किसी भी कंपाउंड की या सॉल्ट की लैटिस एंथैल्पी बता दे, लेकिन आप इनडायरेक्ट मेथड से एक एंथैल्पी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, जिस डायग्राम को हम कहते हैं बॉर्न हेबर साइकिल, जिससे आप लैटिस एंथैल्पी निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकालते हैं बच्चों जरा नेक्स्ट इसके अंदर देखो। अब कोई आपसे पूछे कि बेटा NaCl बनाओ,
तो NaCl हमने बनाया। NaCl एक सॉलिड कंपाउंड होता है। अगर हम बनाते हैं तो 1 मोल बनेगा स्टैंडर्ड कंडीशन पे, और NaCl बनाने के लिए, है ना, ये होगी ना उसकी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो कोई मुझे बता सकता है कि NaCl 1 मोल सॉलिड बनाने के लिए कौन कौन से एलिमेंट चाहिए होते हैं आपको? सर NaNCl। सोडियम और क्लोरीन। वेरी गुड। हमें चाहिए होता है सोडियम, जो नेचर में क्या होता है बेटा, सॉलिड, प्लस हमें क्या चाहिए होती है, क्लोरीन, जो नेचर में क्या होती है, गैस। लेकिन बैलेंस करना भी तो बहुत जरूरी है, इसीलिए हमने क्लोरीन गैस कितना लिया, हाफ, क्योंकि हमने NaCl कितना बनाना है बेटा, 1 मोल। तभी तो हमने कहा इसको इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl। लेकिन ये जो रिएक्शन आपको इतनी सिंपल सी नजर आ रही है, ये इतनी सिंपल होती नहीं है। इसके पीछे बहुत सारे लंबे प्रोसेस होते हैं, और वो प्रोसेस कैसे है मैं आपको वो बता रहा हूं। सबसे पहले आपको देखना होगा कि इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन लूज कौन कर रहा है और गेन कौन कर रहा है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन लूज मेटल करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन जो है वो कौन करते हैं, नॉन मेटल करते हैं। लेकिन अगर आपको सोडियम से इलेक्ट्रॉन लूज कराना है तो बेटा वो सोडियम इतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा। सबसे पहले आपको इस सोडियम सॉलिड को किसमें कन्वर्ट करना होगा, एनर्जी देकर। सोडियम गैस की फॉर्म के अंदर ये जो आप एनर्जी दे रहे हैं बेटा, इस एनर्जी को, इंथैल्पी को हम कहते हैं सब्लिमेशन इंथैल्पी, या फिर इसको बेटा हम क्या कहते हैं, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, जो बेटा क्या होगी, पॉजिटिव, क्योंकि आपकी जेब से ये एनर्जी जाएगी। क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि एटम्स इलेक्ट्रॉन लूज और गेन किस स्टेट में करते हैं बेटा, गैसियस स्टेट में। क्योंकि गैसियस स्टेट में वो अकेले होते हैं। अगर सराउंडिंग एटम्स होंगे लिक्विड या सॉलिड स्टेट, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस इतनी आसानी से नहीं होता, हमारी एनर्जी ज्यादा लग सकती है। अब हम क्या करेंगे, इसी सोडियम गैसियस को एनर्जी देंगे ताकि भाई आप अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दो। तो वो क्या बनाएगा, Na पॉजिटिव गैसियस आयन एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। बेटा इस एनर्जी को हम कहते हैं आयोनाइजेशन इंथैल्पी, जो अगेन क्या होती है बेटा, पॉजिटिव। तो देखो अभी तक मैं सिर्फ एनर्जी का इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, मैं सिर्फ अपनी जेब से एनर्जी लगा रहा हूं, अभी तक मुझे कुछ मिला नहीं है। अब सोडियम तो उस फॉर्म के अंदर आ गया जिस फॉर्म के अंदर हमें चाहिए था, Na पॉजिटिव, लेकिन Cl अभी तक माइनस नहीं बना। तो सर अब क्या करें, अब बेटा आप क्या लेंगे, जैसे इस सोडियम को आपने सॉलिड फॉर्म से लेके किस में कन्वर्ट कर दिया, Na पॉजिटिव गैस के अंदर। अब हम इस हाफ क्लोरीन को लेंगे और इसको इलेक्ट्रॉन गेन कराएंगे। लेकिन ये जो हाफ क्लोरीन है ये तो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल का बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा तो एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी तो ये एटम की फॉर्म के अंदर आएगा। बेटे हाफ इंटू 2 मैथ्स के हिसाब से कितना हो जाता है, 1। तभी तो बेटा मैंने यहां पे 1Cl एटम लिखा है। और ये भी करने के लिए मुझे एनर्जी देनी पड़ रही है। इस एनर्जी को या इंथैल्पी को हम कहते हैं इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, और ये भी मेरी जेब से गई पॉजिटिव। लॉजिक समझ में आया बेटा अभी तक आपको?
सर लेकिन ये तो अभी हम थियोरेटिकली कर रहे हैं ना, हाँ, तो सर मतलब लेकिन हमें हाफ सर हम बाद में भी कर सकते हैं हाफ बैलेंस करने के लिए सर, बेटा अभी हम बैलेंस ही है, जैसे कोई ऐसी बात नहीं, ये एक तरह का बैलेंस तरीका ही होता है बेटा, नो इश्यूज। ये हाफ Cl2 जो लिखा है बेटा, ये रिएक्शन बैलेंस्ड ही है बेटा, कोई गलत नहीं है, ये कोई इसको गलत नहीं प्रूव कर सकता। ये लॉ ओके ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे कर रही है रिएक्शन। अब जो जो इलेक्ट्रॉन सोडियम ने लूज किया था, मैं इस क्लोरीन एटम के गैसियस स्टेट में उसको ले आया। कि भाई क्लोरीन, ये इलेक्ट्रॉन आप गेन कर लो, और क्लोरीन ने वो इलेक्ट्रॉन गेन करके गैसियस एनायन बनाया और एक एनर्जी रिलीज करी, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सिंस ये एनर्जी रिलीज है, तो ये क्या होगी बेटा, नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हर नॉन मेटल के लिए पहली वाली नेगेटिव होती है, एक्सेप्ट फॉर नाइट्रोजन एंड नोबल गैसेस, पर यहां पे हम क्लोरीन की बात कर रहे हैं। एंड फाइनली जब आप ऊपर की रिएक्शन से Na पॉजिटिव गैस लेते हो, नीचे की रिएक्शन से Cl नेगेटिव गैस लेते हो, इन दोनों को कंबाइन करते हो, तो वो NaCl सॉलिड देते हैं। कितना अमाउंट, 1 मोल, और दोबारा एक एनर्जी रिलीज होती है, जिसको आप क्या कहते हैं, लैटिस एंथैल्पी, जो एक्चुअली हम एक्सपेरिमेंटली नहीं निकाल सकते। तो अब हमको समझ में आया कि ये सब किसके बराबर होता है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन NaCl का, ये किसके बराबर है बेटा, ये बराबर है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन Na का, प्लस आयनाइजेशन एंथैल्पी Na की, प्लस एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्लोरीन मॉलिक्यूल का, प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन एटम की, प्लस लैटिस एंथैल्पी NaCl की। और इस पूरे इक्वेशन से हमको कैलकुलेट लैटिस एंथैल्पी करनी होती है। तो एक्सपेरिमेंटली जो चीज बेटा मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे ये पता होती है, ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है, तो मैं उससे लैटिस एंथैल्पी निकाल देता हूं। दिस इज द कॉन्सेप्ट कि जो चीजें हम एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट नहीं कर सकते, देर आर मेथड्स, ways in thermodynamics like Hess law, which helps to us to calculate unknown values, or those values of enthalpies जो हम एक्सपेरिमेंटली नहीं कैरी कर सकते, जिनको एक्सपेरिमेंटली कैरी करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो इसको आप कॉपी कर लीजिए, और किसी को बेटा कोई चीज नहीं समझ में आए तो पूछ लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। कहते हैं लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जो हमने अभी पढ़ा पहले की क्लासेस के अंदर। कहते हैं सबसे बड़ी लिमिटेशन
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की है कि इट डज नॉट टॉक अबाउट फिजिबिलिटी ऑफ अ प्रोसेस, दैट इज वेदर इट विल अकर और नॉट। सर जैसे अगर आप हॉट बॉडी लेते हैं और कोल्ड बॉडी लेते हैं तो बेटा हीट हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी ट्रांसफर करेगी। मेरा सवाल है, क्या कभी कोल्ड बॉडी से हीट हॉट बॉडी पे ट्रांसफर कर सकती है? वो कहते हैं पता नहीं, वो कहते हैं एक्सपेरिमेंट करके देख लो। उन्होंने जवाब क्या दिया? एक्सपेरिमेंट करके देख लो। मैंने 10 साल एक्सपेरिमेंट करने में लगा दिए। मैंने अपना टाइम, पैसा, एनर्जी सब लगा दिया और बाद में पता लगा कि ये सब क्या हो गया? वेस्ट। सर क्यों? बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है। हीट कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी कभी नहीं जाएगी। तो सर फिर हमको पहले पता चल जाता। तो बेटा यही तो लिमिटेशन है इसकी। पहले कैसे पता चल जाता? फर्स्ट लॉ इस बारे में बता ही नहीं सकता। फिर हमने एक साइंस डेवलप करी कि एक्सपेरिमेंट करने से पहले, एक्सपेरिमेंट करने से पहले अगर हम थ्योरेटिकली उसको सॉल्व करके निकाल लें कि वो पॉसिबल है कि नहीं, तो हम बात कर रहे थे हीट जो है वो फ्लो करती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी, ठीक है? बट ये तो होता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि क्या हीट कोल्ड बॉडी से कहां फ्लो कर सकती है हॉट बॉडी? हमारा सवाल ये था। इसका जवाब फर्स्ट लॉ के पास नहीं था, जिस वजह से विदाउट एक्सपेरिमेंट वी कैनॉट से एनीथिंग। पर जब भी कोई एक्सपेरिमेंट होता है ऑन लार्जर स्केल तो टाइम, मनी एंड एनर्जी ये तीनों यूटिलाइज होते हैं। और अगर मुझे 5 साल बाद, 10 साल बाद पता लगा कि भाई ये करना तो बेवकूफी थी, ऐसा तो कभी पॉसिबल होता ही नहीं है, तो मतलब हम अपनी लाइफ के इतना टाइम, इतनी मनी क्यों स्पेंड करें? इफ पॉसिबल हमें थ्योरी से पता चल जाए कि ऐसा नहीं हो सकता, तो बेटा हमारा टाइम, पैसा और एनर्जी जो है वो सब चीजें जो है वो बच जाएगी।
फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज बताता हूं बेटा, यहां पर एक खाली टैंक है नीचे और एक टेबल के ऊपर मैंने दूसरा टैंक रख दिया। जिसके अंदर पानी फिल था। जैसे ही मैं इसको यहां से ब्रेक करूंगा बेटा, पानी अपने आप नीचे जाएगा, है ना। बट अगर मैं एक खाली टैंक यहां पे रखता हूं और नीचे एक टैंक रखता हूं जिसके अंदर पानी फिल है, तो क्या ये वाटर ऊपर अपने आप जा सकता है? इवन इफ आई एम थ्रोइंग इट वाटर नीचे से ऊपर, है ना। मैंने फर्स्ट जार थ्रो किया, सेकंड जार थ्रो किया, फोर्थ जार थ्रो किया, मतलब मैं उसको इनिशिएट कर रहा हूं। तो इनिशिएट करने के बाद भी ऐसा होता है कि वो अपने आप ऊपर जाना शुरू हो जाएगा? इज इट पॉसिबल? नेवर। वी कैन only do this with the help of a machine जो हमारे घरों में लगी होती है, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक मोटर, पानी की मोटर या पानी का पंप। तो ये वाला प्रोसेस बेटा अपने आप होता है। अपने आप होने का मतलब है बेटा ये क्या है, फिजिबल है। लेकिन ये नहीं हो सकता तो बेटा ये क्या है, नॉन फिजिबल है। लेकिन मैं इसको करने के लिए अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता और बिना एक्सपेरिमेंट के लिए एक्सपेरिमेंट करे फर्स्ट लॉ कुछ भी प्रिडिक्शन नहीं करता ऐसे। तो इसलिए मुझे कुछ नई टर्म्स, नई साइंस डेवलप करनी पड़ेगी ताकि मुझे लैब के अंदर या क्लासरूम के अंदर बैठ के पूरी फिजिबिलिटी पता चल जाए कि मैं इस एक्सपेरिमेंट को करूं कि नहीं करूं। इस वजह से बेटा साइंस के अंदर प्रैक्टिकल जितना जरूरी होता है, थ्योरी भी उतनी ही जरूरी होती है। सो थ्योरी हमें ये बताती है कि इस चीज को हम प्रैक्टिकली कर सकते हैं और उसका हम प्रैक्टिकल करते हैं, और थ्योरी हमें ये भी बताती है कि इस चीज के लिए आप प्रैक्टिकल मत कीजिएगा क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। ये थी लिमिटेशन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया। यस सर। इसमें से कोई चीज कॉपी करने वाली है कि आगे बढ़े? सर आगे बढ़। तो फिर मैं ये हटा रहा हूं। इसीलिए टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट हमने थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ बनाया, और उसको पढ़ने से पहले हमें एक नई टर्म पढ़नी पड़ेगी जिसको बेटा हम कहते हैं स्पॉन्टेनिटी, और उसके बाद हम पढ़ेंगे एंट्रोपी और क्या पढ़ेंगे, गिब्स फ्री एनर्जी, जो हमको मिलकर सेकंड लॉ तक ले जाएगी। स्पॉन्टेनिटी क्या होता है? एक प्रोसेस जो खुद ब खुद अपने आप होता है अंडर अ गिवन सेट ऑफ कंडीशन, वंस इट हैज बीन इनिशिएटेड, अगर जरूरत हो तो उस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं बेटा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। मतलब स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस जो है बेटा वो क्या होते हैं, फिजिबल। मैंने यहां पे वर्ड यूज किया है बीइंग इनिशिएटेड। अब देखो बेटा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मैं बात कर रहा हूं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस
नीडिंग नो इनिशिएशन, इस प्रोसेस को इनिशिएट करने की जरूरत नहीं है आपको, ये अपने आप होगा। नो इनिशिएशन। जैसे बेटा हॉट बॉडी है, उसके सामने कोल्ड बॉडी को रख दो, आपको कोई बटन दबाने की जरूरत नहीं है, हीट फ्लो करनी शुरू कर देगी हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी अपने आप। अब मैं बात कर रहा हूं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस विच नीड्स इनिशिएशन। बेटा फ्यूल है, पेट्रोल है, पड़ा हुआ है, आप बर्न तो कर नहीं रहा। फ्यूल है, पेट्रोल है, कोल है, कोई भी पेट्रोल है, बर्न नहीं कर रहा। आप क्या करो, ब्रिंग अ बर्निंग मैचस्टिक। तो बेटा ये बर्निंग मैचस्टिक जो है बेटा, ये क्या है, इनिशिएशन। चिंगारी दो, इसको फ्यूल को चिंगारी दो, स्पार्क दो, बस एक स्पार्क क्या दिया, ऐसा इनिशिएट हुआ कि बेटा फिर उसको कंट्रोल करना हमारे लिए क्या हो गया, मुश्किल हो गया। तो कुछ स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस को इनिशिएशन की जरूरत होती है, कुछ स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस को इनिशिएशन की जरूरत नहीं होती। लेकिन बेटा जो भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है वो फिजिबल है। समझ में आया बेटा? जो भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है वो फिजिबल है, वो होगा ही होगा, पर अंडर अ गिवन सेट ऑफ कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। हमेशा नहीं होगा, हर कंडीशन पे नहीं होगा। जैसे आइस मेल्ट्स, बेटा कंडीशन क्या है, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 0 डिग्री या फिर 1 डिग्री। अगर इतना टेम्परेचर होगा तभी तो बेटा आइस मेल्ट करेगी। अगर ये टेम्परेचर नहीं है तो आइस मेल्ट नहीं करेगी। तो आपको एक सेट ऑफ कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर बताना पड़ता है। यूजुअली हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं जहां पे वो प्रोसेस होगा। ये मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं बाद में अपलोड कर दूंगा, तो आप उसमें से इस चीजों को देख सकते हैं। आई होप कुछ कॉपी तो नहीं करना आपने इसमें अभी। नो सर। तो मैं ये हटा रहा हूं। ड्राइविंग फोर्स ये एक नई टर्म है। ये ओवरऑल टेंडेंसी होती है एक प्रोसेस की अपने आप को आगे बढ़ाने की। मतलब ये फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है किसी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस बनाने का। कंबशन का ड्राइविंग फोर्स, कंबशन रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स बहुत हाई होता है, क्योंकि हल्की सी चिंगारी दो और प्रोसेस कितना भड़क जाता है। तो ड्राइविंग फोर्स कंबशन रिएक्शन का बहुत ज्यादा है। कहते हैं ऐसे प्रोसेस अपनी एनर्जी मिनिमम करने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से ये नेचर में क्या हो जाते हैं, एक्सोथर्मिक। बेटा आप जानते हो कंबशन रिएक्शन के अंदर एनर्जी जो है वो क्या होती है, रिलीज। बेटा इसलिए मैं ये कहता हूं जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं या पेट्रोल से निकलते हैं वो सब के सब हाईली अनस्टेबल होते हैं।
वो अनस्टेबल इसीलिए है क्योंकि वो एनर्जी से भरे पड़े हैं, इसीलिए तो वो सरफेस पर नहीं बनते, डीप अंडर दी अर्थ क्रस्ट बनते हैं। और जब आप इनको चिंगारी देते हो तो ये इतनी सारी हीट प्रोड्यूस करके रिलीज करते हैं ताकि मिनिमम एनर्जी अटेन कर ले। एक बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। जैसे भगवान करे आज क्लास खत्म हो और थोड़ी देर के बाद आपके मम्मी पापा आपके पास सरप्राइज लेके एक बड़ा नया सा मोबाइल फोन लेके आ जाए। हालांकि ऐसा होगा नहीं, बट यू नेवर नो। वो बड़ा महंगा वाला मोबाइल फोन है, तो यू विल बिकम वेरी हैप्पी, यू स्टार्ट शाउटिंग या हुआ। तो लोग क्या कहते हैं, बेटा रिलैक्स, शांत हो जाओ, एनर्जी वेस्ट मत करो, है ना? क्योंकि when you have more energy you get excited, whenever you are excited you have lot of energy, और वो एनर्जी क्या होनी चाहिए बेटा, रिलीज होनी चाहिए ताकि यू काम डाउन एंड अटेन अ स्टेबल स्टेट। तो जब आप कोई स्टेबल स्टेट में हो आपकी एनर्जी कम है, और जब आप कोई एक्साइटेड स्टेट के अंदर हो आपकी एनर्जी जो है वो क्या होती है, ज्यादा। हर वो चीज जिसके पास एनर्जी बहुत ज्यादा है वो हाईली अनस्टेबल है। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल ऐसी चीजों का बेटा कौन होता है, फ्यूल होता है। ये हाईली अनस्टेबल होते हैं, इनके पास बहुत सारी एनर्जी होती है और ये फटाफट एनर्जी रिलीज कर देते हैं। जैसे अ स्टोन लाइंग ऑन अ हाइट टेंड्स टू फॉल नीचे क्योंकि लोअर पोटेंशियल एनर्जी अटेन करना चाहता है। पानी हमेशा ऊपर से नीचे गिरेगा, लोअर पोटेंशियल एनर्जी अटेन करना चाहता है। हीट हमेशा फ्लो करती है हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, लो एनर्जी अटेन करना चाहती है। हॉट बॉडी का मतलब है ज्यादा एनर्जी, कोल्ड बॉडी का मतलब होता है कम एनर्जी, राइट? तो ये एग्जाम्पल्स है हमारे पास जिन प्रोसेसेस के ड्राइविंग फोर्स बहुत ज्यादा है और वो आगे भागते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी प्रोसेसेस हैं जो एंडोथर्मिक है या जिनके लिए इंथैल्पी चेंज जीरो है, पर वो फिर भी क्या है, स्पॉन्टेनियस है। सर वो कैसे? जैसे ये देखो, ये हमने प्रैक्टिकली देखा है। नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ मिलकर जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनाती है हमें हीट देनी पड़ती है, पर ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, होता है। दो गैसेस अपने आप मिक्स कर जाती हैं, उनकी इंथैल्पी चेंज जीरो है और ये स्पॉन्टेनियस है। आप दो गैसेस को रोक नहीं सकते मिक्स करने पर, दोनों सेम टेम्परेचर पर है। ये है बेटा पहली गैस 1, ठीक है। आप इस गैस 1 को एयर में ओपन कर दो, ये है कौन सी, गैस 1। आपने इसको एयर में ओपन किया, ये हवा में अपने आप मिक्स हो जाएगी, आप इसको रोक नहीं सकते। इसके लिए इंथैल्पी चेंज जीरो है पर ये स्पॉन्टेनियस ही है। जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी कि डेल्टा एच नेगेटिव होना चाहिए, नॉट नेसेसरी डेल्टा एच शुड बी नेगेटिव, तो ही प्रोसेस जो है वो क्या होगा, स्पॉन्टेनियस। क्यों? क्योंकि डेल्टा एच हर चीज सिग्निफाई नहीं करता। क्यों भाई? बिकॉज डेल्टा एच डज नॉट एक्सप्लेन एवरीथिंग। कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं जो हमें पढ़ने पड़ते हैं। तो अबव एग्जाम्पल्स प्रूव करते हैं सिर्फ इंथैल्पी कम करना अलोन कैन नॉट बी द रीजन ऑफ बीइंग स्पॉन्टेनियस। इसलिए हमने नई थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करी जिसका नाम क्या है, एंट्रोपी। इसको हम आगे पढ़ेंगे, आज हम नहीं पढ़ेंगे। तो आई होप बच्चों आपको हमारा ये वाला लेक्चर थर्मोडायनेमिक्स का, जिसके अंदर हमने लिमिटेशन पढ़ा, फर्स्ट लॉ का, बॉर्न हेबर साइकिल पढ़ी, और हमने एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जो क्या है, स्पॉन्टेनिटी का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आगे जाके काफी
यूजफुल बन जाता है थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर को, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए, राइट। तो अगर आपको हमारा आज का लेक्चर अच्छा लगा तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। आप इन लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आपको बाकी चैप्टर्स के और इन चैप्टर्स के रेगुलर अपडेट्स और नोटिफिकेशंस जो है मिलते रहे। मैं और भी क्लासेस के लिए लेक्चर्स अपलोड करता हूं, आप उनको भी रेफर कर सकते हैं। एंड अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप जरूर मुझे लिखें। मैं आपके डाउट्स को, प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व करूंगा एज सून एज पॉसिबल बेसिस पे। मेरे थंबनेल पे मेरा नंबर फ्लैश होता है, उस पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं या मैसेज या टेक्स्ट कर सकते हैं। टिल देन मिलेंगे अगेन, टेक केयर, स्टडी हार्ड, बाय बाय फ्रॉम स्कूल ऑफ साइंस।